नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं कुछ सिविल सर्विसेज के बारे में। बात की जाए कुछ मिथक और उसकी सच्चाइयाँ, मिथ एंड ट्रुथ की बात करें। लगातार इस सिविल सर्विसेज के फील्ड में कुछ लोगों ने कुछ भ्रम बना के रखे हैं कि आखिर कुछ चीज़ें ऐसी ही होती, जबकि वास्तविकता में सच्चाई कुछ और है। सच्चाई कुछ और है की बात की जाए तो जैसे जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की ओर बहुत सारे लोगों का रुझान होता है, आजकल एक बड़ी जॉब, प्रेस्टीजियस जॉब की और तैयारी करना चाहते हैं, और इवन पेरेंट्स के मन में भी कुछ भावनाएं हैं कि यह एक एग्ज़ाम के बारे में कुछ लोगों ने एक अलग अलग भ्रम फैला के रखे हैं। और इस अलग अलग भ्रम को दूर करने के लिए एक ज़रूरत है कि एक अवेयरनेस हो इस जॉब के लिए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जॉब जो भारत के लेवल पर है, तो इसके बारे में कुछ बातों को देखते हुए आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि यहाँ यह कहा गया है कि यह बहुत ही सबसे कठिन परीक्षा है, भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। बात की जाए कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा के स्तर पर यह कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में कुछ बातें अगर आप देखें कि यह 3 स्टेप, यानी आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू, और इंटरव्यू 3 स्टेप में परीक्षा होती है। और वास्तविकता में ये 3 फेज, जनरली 3 फेज में एग्जाम होना एक कठिन दौर तो है, एक धैर्य का काम तो है, पर एक सामान्यज्ञ की तरह आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं। सामान्यतः आप जब कॉलेज में या स्कूलिंग में पढ़ाई करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मेन एग्ज़ाम होते ही हैं। यहाँ पर भी वैसा ही थोड़ा सा आपको पैटर्न में चेंज है, चूँकि एक जॉब की एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, तो कठिन परीक्षा नहीं, आपके नॉलेज और धैर्य की भी परीक्षा है। नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए कठिन इसलिए है क्योंकि आपको जितना जीवन का अभी तक आपने अनुभव लिया है, इस अनुभव को पूरा आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पे, और इसी पेशेंस के साथ आपको रखना है। तो एक एग्ज़ाम में जो अलग अलग स्टेप होते हैं, जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं, आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव नॉलेज चेक किया जाता है। मेंस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो ऑलरेडी आपने पहले से रिटन ऑफ स्कूलिंग और कॉलेज में पहले से ही करते रहें, और ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और व्यक्तित्व आपका एक दिन की बात नहीं है, आपकी ये लाइफ टाइम की बात है। तो कठिन परीक्षा होने के साथ साथ अगर आप ये कहें कि कठिन परीक्षा है, तो हर एक कोई भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य के लिए आपको एक धैर्य, पेशेंस की लगातार आवश्यकता होती है। और इसी तरह से यह भी प्रतिबद्धता मांगता है, जैसे ही आपके हर एक काम प्रतिबद्धता मांगते हैं, चाहे आप ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करें या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। वर्तमान में यह कठिन परीक्षा से ज़्यादा प्रतिबद्धता, कंटिन्यूअस आप लगातार स्टडी करते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, और इसके लिए कठिन नहीं, आपकी अभ्यास की ज़रूरत है कि लगातार आप अभ्यास करते रहें। तो बात की जाए कि कठिन परीक्षा की अगर बात करें, तो कठिन परीक्षा उनके लिए जो लगातार अभ्यास नहीं करते हैं, और अभ्यास जिन्होंने लगातार किया या निरंतरता रखी, निरंतरता, यह कठिन की जगह निरंतरता का प्रयास है। और निरंतरता के साथ साथ अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरिटी रखी है, तो यह आपकी जो समस्या है वह कठिन नहीं, आसान हो जाती है। तो कठिन परीक्षा के बारे में जो प्रावधान आपने लोगों ने मिथ बना के रखा है, वह कठिन नहीं है। कठिन की जगह यह अभ्यास की निरंतरता को मांगते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करती है। अगला एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ बना के रखा है लोगों ने, कि जो स्कूल या कॉलेज में टॉपर्स रहते हैं, एकेडमिक टॉपर्स रहते हैं, वही सफल होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, अभी हाल ही में आपने एक मूवी भी देखी हुई है, बहुत प्रचलित रही है, जो 12th फेल रहे और वो पास हुए हैं। आवश्यक नहीं है कि जो एकेडमिक टॉपर्स हो वह सब्जेक्ट में हो सकता है कि उसने टॉप किया हो, एमएससी में टॉप किया हो या एमकॉम में टॉप किया हो, तो हो सकता है कि वह वहाँ पर स्कूलिंग के टाइम पर
या कॉलेज के टाइम पर डिटेल आंसर और रटने की प्रक्रिया में उसने आगे निकला हो। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, और जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था निरंतरता की आवश्यकता होती है, तो केवल एकेडमिक टॉपर्स ही सेलेक्ट होंगे ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सामान्य जनरल मार्क्स लेकर के जो सामान्य स्कोर किए हैं स्कूल में या कॉलेज में, या जिन्होंने इवन डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है तैयारी करते करते और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाई करना चालू किया है, वह भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें एकेडमिक टॉपर्स होने की कोई भी बाध्यता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने स्कूलिंग या कॉलेज में टॉप ही किया हो। हाँ, हालांकि यह बात है कि उनके पढ़ने की निरंतरता में हो सकता है कि ज़्यादा अभ्यास रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने पहले से अभ्यास करके रखा हो। तो यह बात कहीं पे भी एकेडमिक टॉपर्स के लिए नहीं है। आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से और कितनी चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप कवर किया, वह यहाँ इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपका एकेडमिक टॉपर्स होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कुछ लोगों ने सोच कर रखा है कि प्रीलिम्स परीक्षा में जितने अधिकतम प्रश्नों को करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता की गारंटी होती है। अलग अलग राज्यों की बात की जाए, इवन यूपीएससी की बात की जाए, बहुत सारे राज्यों में माइनस मार्किंग का फॉर्मूला अपना लिया गया है। और जब माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस होते हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे तो कुछ कट जाएंगे और मैक्सिमम में आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए, माइनस मार्किंग में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे तो हो सकता है वह गलत ही हों। जनरली जहाँ जहाँ आप बिल्कुल कंफर्म रहें माइनस मार्किंग के तौर पर, वहाँ ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जहाँ पर लगता है कि यह सही नहीं है और उसे आपने ठीक कर दिया कि शायद आपने तुक्का लगाया है, तो तुक्के में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जनरली सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की बात करें तो 55 से 60 प्रश्न मैक्सिमम, ये बात कर रहे हैं 55 से 60 प्रश्न, यानी बहुत ही ज़्यादा है कि 55 से 60 प्रश्न में मेरिट जाए। बाकी अगर आप धैर्य के साथ सारे को टिक करना बस नहीं है, नॉर्मली आपको पीसीएस की भी बात करें, सिविल सर्विसेज के साथ साथ पीएससी की भी बात करें, तो हर एक राज्यों में जहां माइनस मार्किंग नहीं भी है, वहां अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो गोले तो सारे करने हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं है कि सीधे जो नहीं बन रहा है उनमें कुछ भी भर दें। एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ जिसमें आपको नॉलेज है उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चंस में अगर माइनस मार्किंग अडॉप्ट एमपी में भी हो जाती है और अन्य राज्यों में भी हो जाती है, तो वहाँ पर सावधानी के साथ आपको अभ्यास, इसके लिए आपको पता होगा कि केवल अधिकतम प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यह देखना होगा कि यह कैसे आपके लिए नकारात्मक है, निगेटिव है। तो इस नेगेटिव बात को पता करने के लिए आपको कुछ अभ्यास करने होंगे, कुछ टेस्ट पेपर लगाने होंगे, और उन टेस्ट पेपर्स में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपने सारे ठीक कर दिए हैं माइनस मार्किंग होने के दौरान, तो आपको नुकसान हो सकता है वहाँ पर। तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी, सारे में टिक नहीं करना था, कुछ को छोड़ना था जो आपको नॉलेज नहीं आ रहा था। जिन्हें आपने टिक किया ना होते हुए, ना बनते हुए भी, वही आपके मार्क्स को नीचे ले जा रहे हैं। तो जहां दो बातें हैं, एक बात तो है कि अगर माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग में आपको सारे टिक नहीं करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और जहां माइनस मार्किंग नहीं है वहां पर आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। सारे आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है।
अगला जो मिथ है वही मिथ है ये है कि बहुत अधिक किताबें पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन होगा। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर वास्तविकता में यह सही है। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो बनना आपको कलेक्टर है, आप बुक कलेक्टर बन जाएंगे, और बुक कलेक्टर नहीं बनना है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जो सीमित बुक हैं जिन्हें आपके टीचर्स ने गाइड किया हुआ है, उन सीमित बुक के साथ आपके जो हस्तलिखित नोट्स हैं उनके साथ साथ आपकी अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ आप उन्हें पढ़ें, और कुछ सीमित बुक जो पहले से गाइड हुए हैं, आप टीचर से गाइड हुए हैं या किसी सिलेक्टेड पर्सन से गाइड हुए। ऐसा नहीं कि सारे सिलेक्टेड पर्सन से आप पूछने लगे। कुछ नियत किताबें हैं हर एक विषय के लिए, जिन किताबों से सामान्यतः एनसीईआरटी बेस से लेकर के और फिर कुछ फिक्स किताबों के साथ आप चलते जाएं। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ फिक्स बुक्स के साथ आप चालू करें, अपने संभावित हो तो खुद के नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ आप करंट के साथ साथ इन चीज़ों को अपडेट रखें, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रखें। हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते जाएं। मंथली करंट अफेयर्स के साथ आप पढ़ाई करते रहें और उन्हीं के साथ अपडेट करते हुए अपने नोट्स को, उसमें पर्याप्त जगह हो या आजकल तो पोस्टेड आ रहे हैं, उन पोस्टेड से ही अपडेट करते हुए सारी चीज़ों को। एक ही किताब को बार बार पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। कई किताबों को एक एक बार पढ़ने से सिलेक्शन की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट होंगे और उन डाउट्स में आप फंस जाएंगे और उन्हीं को क्लियर करते ही रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। तो समय की आवश्यकता को समझते हुए सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगली बात, परीक्षा को पास करने के प्रतिदिन 18 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। 18 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करना शायद एक तो पहली बात यह संभव है नहीं कि प्रतिदिन आप 18 घंटे की पढ़ाई करें। दूसरी बात, अगर प्रतिदिन आप ऐसा करने का प्रयास भी करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 18 घंटे आपको लगातार पढ़ना, बाकी आपको नृत्य कियाएँ और बाकी सोने का भी टाइम। सामान्यतः 6 से 7 घंटे तो आपको नॉर्मली नींद लेने की आवश्यकता है। एक बेहतर स्वस्थ शरीर होगा तभी आप अध्ययन बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सिलेक्शन के पास जाना है। आपको लगातार 18 घंटे पढ़ाई करने की जगह अगर 6 से 7 घंटे रोज और लगातार अध्ययन करते हैं तो भी यह आपको सिलेक्शन के पास ले जाने का काम करेगा। आवश्यक नहीं है कि आप 4 दिन 18 घंटे पढ़ करके और बीमार हो जाएं या अस्वस्थ रहें। आप 18 घंटे पढ़ेंगे भी, मान लीजिए बैठने का भी प्रयास करते हैं, तो आपके दिमाग की एक क्षमता है, उस दिमाग की क्षमता के अंदर जाएगा नहीं। तो कोशिश करना है कि निरंतरता रखते हुए 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने का प्रयास करना है। अगला, उम्मीदवारों को अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सामान्यतः एक नॉर्मल व्यक्ति होने के नाते अंग्रेजी आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, पर पूरा आपको फ्लुएंट इंग्लिश होना या अंग्रेजी माध्यम से ही होना या पूरी तरह से अंग्रेजी ही आना चाहिए, और यही बाध्यता भारत में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषा के विकल्पों के साथ आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। राज्य जो स्टेट पीसीएस हैं या स्टेट पीएससी हैं, वहाँ पर भी आवश्यकता पूरी तरह से नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ तो एक पेपर जो है वह हिंदी का ही रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यक नहीं हैं, और ऐसा होना, अंग्रेजी पर बहुत अच्छा आना, एक सामान्यज्ञ की तरह आना, सामान्य जनरल इंग्लिश आना आपको आवश्यक है, ना कि इंग्लिश लिटरेचर। जनरल इंग्लिश आप अगर कवर करते हैं तो बेहतर होगा। बहुत सारी चीज़ें
आपको इंग्लिश टाइप में अगर बढ़िया से आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही आने पर बढ़िया रहते हैं। बहुत सारे आप नॉर्मल जीवन में भी, जैसे हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल वर्ड्स सामान्य शब्द है। जनरल की बात की जाए, जनरल बात की जाए तो ये सामान्य सा शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द आना चाहिए। सामान्य अभ्यास के तौर तरीकों में आप इंग्लिश का यूज करते रहें तो बेहतर होगा। जब अपनी पढ़ाई करें, अगर हिंदी माध्यम के हैं बच्चे और हिंदी माध्यम वाले बच्चे जब अपनी पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके आगे साथ में सहयोगी करेंगे या आसान करेंगे। जैसे एक शब्द है प्लास्टिक। प्लास्टिक का हिंदी जो है वह सुघट्य है, सुघट्य बोलते हैं, और सुघट्य को इंग्लिश में प्लास्टिक बोलते हैं। तो कभी कभी हिंदी बहुत ही टफ हो जाती है और इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो जाती है, जो आपने कॉमन लैंग्वेज में यूज किया है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों के लिए आप इंग्लिश हो जाएं। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं होने की, अंग्रेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो सामान्य पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस नरेशन, टेंस, ऐसी सामान्य सी चीज़ों को आपको आना, जो कि स्कूलिंग के बच्चों को भी 6, 7, 8, 9, 10th में ही बच्चे सीख जाते हैं। तो यह सामान्य अंग्रेजी आना आपको अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा लिटरेचर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला है प्रश्न मिथक कि उम्मीदवारों को दुनिया की हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, दुनिया का हर एक चीज़ का ज्ञान अगर हो जाएगा तो भगवान हो जाएंगे आप, और भगवान नहीं बनना है, एक सामान्य के। यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको दिया गया है कि एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज होना चाहिए सामान्यज्ञ की तरह। और सामान्यज्ञ की बात करें तो जब 6th क्लास से आप चालू करते हैं और 10th क्लास तक की बात करते हैं, तो 6th से 10th क्लास में आपने यह देखा है कि आप सारे सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, साथ साथ में आप सोशल साइंस के अंतर्गत सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा पढ़ लेते हैं। इवन आजकल इन्वायरमेंट भी आने लगा उसमें साथ साथ में। और सोशल साइंस के अंतर्गत आप सोशल साइंस में बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें आपने कवर की है 6 to आपके 12th के लाइफ में, इन सारी सामान्य बातों का नॉलेज होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक चीज़ की बात की जगह आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड सारा चीज़ कवर होनी चाहिए। जैसे बारिश हो रही तो बारिश क्यों हो रही, क्या कारण है बारिश के, अगर बादल फट रहे हैं तो बादल फटने के क्या कारण है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ने के क्या कारण है। तो हर एक चीज़ का नॉलेज होने की जगह पर आपको जो चीज़ है वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आए, यह ज़्यादा अनिवार्यता है कि यह ज़्यादा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि क्या उम्मीदवारों को बहुत सारे तथ्य याद होना चाहिए ना। तथ्य की बात बिल्कुल नहीं की गई। सामान्य तथ्य, फैक्ट्स की बात जब कर रहे हैं कि फैक्ट्स बहुत सारी याद होनी चाहिए, फैक्ट्स की जगह कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट्स आने चाहिए। 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आप कॉन्सेप्ट के साथ आप कवर कर सकते हैं। रिमेनिंग 30% जो हैं, उस रिमेनिंग 30% के लिए बात की गई कि वहाँ पर आपको फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही है। और फैक्ट्स ऐसे कि ये जो यूनिवर्सल हैं, आपको बस नहीं सभी को आने चाहिए। और एक ऐसे फैक्ट्स जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, ये तो आपको आना ही चाहिए। बारिश कब होगी ये होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी स्थान पे वर्षा कितनी होती है, चेरापूंजी में वर्षा कितनी होती है, ऐसे फैक्ट्स तो यूनिवर्सल हैं जो साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ पढ़ेंगे तो ही कवर हो जाएंगे। पर सबसे पहली बात है कि तथ्य बहुत सारे याद करने की जगह ऐसे तथ्य जो सामान्य से लोगों को याद रहते हैं वह आपको भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तथ्य को ही, कोई भी फैक्ट्स ही कवर ना करें, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्ट्स को याद रखना है। तो यानी बात की गई है कि बहुत सारे तथ्य याद नहीं करना है, जो सामान्य तथ्य सभी याद रखते हैं उनको तो याद ही रखना है, उनको मिस नहीं करना है।
और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को याद रखना है। एक बात और, बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में बहुत विशेष किताबों को पढ़ने की बात करते हैं। जैसे एमएससी के लिए कंप्यूटर की किताबें पढ़ने के लिए बोलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत ही डीप जो किताबें हैं एमए वगैरह में लगती हैं, पीएचडी वगैरह में लगती हैं, उन्हें पढ़ना है। उन्हें नहीं पढ़ना है। एक तो बात है सिलेबस देखना है, और सिलेबस के हिसाब से किन बातों पे पूछा है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछा है, कहाँ पर फैक्ट पूछा है, उस सिलेबस को रख करके ही आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। अगला है लेखन कौशल में सुधार नहीं किया जा सकता है। राइटिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि आफ्टर 12th जनरली स्टूडेंट्स क्या हैं, राइटिंग प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। और जब ये राइटिंग प्रैक्टिस बंद करते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस में उनकी हैंड राइटिंग जो है वह अच्छी नहीं रहती है, और इसे सुधारा नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों से ही मैं देख रहा हूँ एक स्टूडेंट जनरली बड़ी सी कॉपी में ले करके और बढ़िया तरीके से अक्षर बनाने का प्रयास कर रहा है, और बढ़िया तरीके से अक्षर बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत पहले से वह ऐसे लिखता था, और ये वर्ड की जगह पर वो थोड़ी सी शांति से रोज एक बार ऐसे प्रयास करता है, रोज ऐसे अभ्यास करता है, जिससे उसके वर्ड्स बहुत ही बेहतर हो गए, शब्द बहुत अच्छे हो गए। तो यानी यह लेखन अभ्यास का कार्य है। जितना आप लिखने का अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा उसमें यह देखेंगे कि यहाँ गलतियाँ क्या हो रही थी, जिससे यह का की तरह नहीं लग रहा था। मान लीजिए ए की तरह ना लगे, तो जल्दीबाजी की जगह आपको अभ्यास निरंतरता का रखना है। रोज़ आप ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर सुधारा जा सकता है। तैयारी के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। हज़ारों उदाहरण ऐसे हैं, हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने तैयारी साथ साथ में, अपने नौकरी के साथ साथ में और तैयारी को प्रारंभ रखा है। तो नौकरी और तैयारी के बीच में आपको टाइम मैनेज करना है कि कैसे आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यह सारा खेल आपके टाइम मैनेजमेंट का है। आप अपने समय को बेहतर प्रबंधित करते हुए, समय प्रबंधन के साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में नौकरी भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे पिछले टॉपर्स, गौरव अग्रवाल की बात की जाए तो पिछले टॉपर्स जो रहे हैं वो साथ ही साथ सिलेक्शन भी लिया है और नौकरी भी उन्होंने करते रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ साथ में करते रहे। स्नातक के बाद आईएएस की तैयारी शुरू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान के समय में स्नातक के साथ साथ आईएएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना आवश्यक नहीं है। इवन पीसीएस की तैयारी या किसी भी फील्ड की तैयारी आजकल स्कूलिंग के समय से ही, स्कूल के बाद ही आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आप तैयारी चालू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपना ड्रीम सेट कर लेते हैं। पेरेंट्स के लिए यह है कि अगर बच्चों ने ड्रीम सेट कर लिया है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही देने का काम करने लगे। आफ्टर 12th कॉलेज की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होने लगे हैं आजकल 12th तक, और वो साथ साथ में दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी करना चालू कर दें, यानी जो भी हैं लोग वह तैयारी करने चालू कर दें। तो वर्तमान में कॉन्सेप्ट की जो बात की जा रही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का बेहतर मौका बच्चे को मिलेगा, और हो सकता है एक उचित उम्र में, शुरुआत में ही 21 के आसपास ही वह सेलेक्ट हो जाए। और यह भी कहा गया है कि लोग कह रहे हैं कि जो जितना जल्दी सिलेक्शन होता है उसके पास आगे बढ़ने के उतने ज़्यादा चांस होते हैं। यह वास्तविकता में बात है कि आईएएस अधिकारी या सिविल सर्विसेज अधिकारी या पीसीएस वगैरह में जो बच्चे लोग सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं। शानदार जीवन की बात करें तो शानदार जीवन तो है ही, शानदार जीवन तक की बात नहीं है, वह केवल अपने शानदार जीवन के लिए नहीं रहते हैं,
जनता के शानदार जीवन के लिए काम करते हैं। केवल जिम्मेदारियां खुद के जीवन की नहीं हैं, यह देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आते हैं। तो मन में अगर ये भाव है कि केवल आप विलासिता के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए या इंजॉय के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जॉब जो है वह देश सेवा, जन सेवा और आपकी प्रतिबद्धता, करबद्धता के लिए है कि आप देश को कितना आगे और कितना बेहतर बढ़ा सकते हैं। 24/7 जॉब हो सकती है, आप हमेशा लगे रह सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को चुना है जो राह देश को आप आगे ले जाने का काम करेंगे। तो शानदार जीवन नहीं, साथ ही साथ ये प्रतिबद्ध जीवन, और इसी को शानदार जीवन कहेंगे कि जहां भारत और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए करबद्ध होते हैं, हमेशा समर्पित होते हैं। तो वहाँ शानदार जीवन के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, और इन जिम्मेदारियों के लिए कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, पावर दी जाती हैं, जिससे यह नौकरी बहुत ही बेहतर लगने लगती है। एक बात है कि यहाँ पर आपकी जॉब के अंतर्गत आपकी सैलरी की निरंतरता रहती है, और सैलरी की निरंतरता में आपको यह महसूस होता है कि यह बहुत ही शानदार जॉब है। इन मिथक और सच्चाइयों से के साथ साथ हम आपके लिए तिगुनी खुशियाँ लाए हैं। हमारे MPPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्वतंत्रता दिवस, पहला तो बात, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78% तक का डिस्काउंट। दूसरी बात, निर्मल सर का 13 तारीख को जन्मदिन और 13% अतिरिक्त छूट। आप इस कूपन कोड NG13 को यूज करिए। साथ ही साथ भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के लिए 100% रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करने के लिए और उज्जवल भविष्य को अच्छा करने के लिए आज उत्कर्ष के साथ आप जुड़िए, आज ही इसका लाभ लीजिए। ये 78%, 13% और 100% का रिवार्ड्स जो पॉइंट्स है उसे जीतने का काम करिए। इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर पर जाइएगा, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए। दोनों एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर यह अवेलेबल है। तो बात की जाए कि यह सारे जो कोर्सेज है वह कोर्सेज ऑनलाइन के लिए, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको यह सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो इन मिथक और सच्चाइयों को समझते हुए आप अपनी तैयारियों को बेहतर करें, सिलेक्शन लें और समाज और देश को आगे बढ़ाएं। आपकी तैयारी के लिए उत्कर्ष आपके साथ सदैव आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।